हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे भैया, भारत पर अरब मुसलमानों ने क्यों आक्रमण किया, क्या कारण था जो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, हर कार्य का कोई ना कोई कारण तो होता है। तो भैया इनका भी एक कारण था। वो कारण था कि ये अपने धर्म यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भारत में भी करना चाहते थे। भारत में भी इस्लाम धर्म को ये फैलाना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हुए। चलिए, वो तो बात की बात है। पहले मैं बताऊंगा कि ये जो आक्रमण हुआ भारत पर, इस आक्रमण की सूचना हमें कैसे मिलती है। तो दोस्तों, इसकी सूचना चचनामा से मिलती है। चचनामा एक ग्रंथ है जो कि इसके लेखक का कोई अता पता नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। तो चचनामा जो है ये अज्ञात है। इसको किसने लिखा, क्यों लिखा, ये तो पता है, किसने लिखा ये तो मालूम नहीं। ठीक है। और तारीख सिंध या मासूम सिंध, इसकी रचना मीर मोहम्मद मासूम द्वारा की गई, अरबी भाषा में। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने ये जाना कि क्यों क्यों अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण किया और इनके आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जो अरबी मुसलमान थे, इन्होंने बम्बई यानी महाराष्ट्र में जो थाना, वहां पर आक्रमण किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उसके बाद जो दूसरा आक्रमण उन्होंने किया, ठीक है, उस्मान, उस समय खलीफा कौन था, उस्मान। उस्मान के समय में जो दूसरा आक्रमण किया, इस आक्रमण के समय भी वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित ना कर सकी। कारण कारण था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी शासक थे भारत के। तब उन्होंने इन अरब वासियों को भारत में घुसने से रोका था। ठीक है। तो हर्षवर्धन ने दूसरे आक्रमण को विफल किया, सफल होने नहीं दिया। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। और अभी तक चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ जो जानकारी आपको मिलेगी उससे बाहर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं, और मैं आपको एक अच्छे से नोट्स देने का प्रयास भी कर रहा हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 708 ईस्वी में, ठीक है, 708 में सेरन द्वीप से पानी का जहाज से कुछ वस्तुओं को लाया जा रहा था। ठीक है, सेरन द्वीप से पानी की जहाज में कुछ वस्तुओं को लाया जा रहा था। ठीक है, लड़कियां भी थी उसमें उपहार के रूप में। तो क्या होता है कि उपहार में ईरानी गवर्नर हज्जाज के पास भेजी गई। ये उपहार था हज्जाज के लिए। ठीक है, हज्जाज एक ईरानी गवर्नर था जिसको ये सब उपहार जहाज से भेजा जा रहा था। लेकिन गलती क्या हो गई भैया कि देवल बंदरगाह पर जो था ना, कुछ डाकुओं ने इन उपहारों को लूट लिया। ठीक है। देखिए, हज्जाज के पास लड़कियां जा रही थी, मतलब लड़कियां भेजी जा रही थी, साथ में फल फूल सोना चांदी कई चीज थे जो हज्जाज को दिया जा रहा था। लेकिन डाकुओं की सेना ने उसको देवल बंदरगाह पर लूट लिया। ठीक है। जब डाकुओं ने उसको लूट लिया तो भैया अब तो दिक्कत हो गई। अब हज्जाज ने कहा कि मुझे तो मेरा सामान चाहिए, तुम कैसे भी लाओ। किससे कहा, ये कहा सिंध के राजा दाहिर से। फिर दाहिर ने ये जवाब दिया कि भैया हम क्या करें, हम तो सामान भेजे थे, लेकिन ये कहाँ गायब हो गया जहाज, मुझे कोई पता नहीं है। जब दाहिर ने ऐसा कह दिया कि मुझे कुछ पता नहीं, तब भैया ये हज्जाज गर्मी आ गए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किया ये कि दो दो लोगों को, उबैदुल्ला और बुदैल, ठीक है, इन दोनों को 711 ईस्वी में भारत में भेजा। ठीक है, कि भैया जाओ उस दाहिर को बताओ कि हज्जाज क्या चीज है। उसने ऐसे कैसे कह दिया कि उसको कोई जानकारी नहीं है जहाज कहाँ गया। ठीक है। तो गवर्नर हज्जाज पगला जाता है दाहिर के ऊपर और अपने दो आदमियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। ठीक है। लेकिन ये जो दोनों थे, ये दोनों जो थे ना, ये दोनों सफल नहीं होते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है। जब ये असफल हो जाते हैं तो ये अपने दामाद उर्फ दामाद के साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम, जो कि इसका दामाद भी था और साथ ही साथ सेनापति भी था,
ठीक है। तो जब हज्जाज देखता है कि ये दोनों आदमी सफल नहीं हुए, उबैदुल्ला और बुदैल, तो वो भेजता है मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम ही दोस्तों भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था और अरब ही प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों याद रखिए कि पहला मुसलमानी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था और अरबवासी जो थे वो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक है। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानिए। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। ठीक है। हज्जाज ने 17 वर्षीय सेनापति मोहम्मद बिन कासिम दामाद, ठीक है, उसका दामाद भी था, उसको भेजा और इसने आक्रमण किया 712 ईस्वी में। ठीक है। और इसने देवल बंदरगाह पर अधिकार भी कर लिया। देखिए भैया 17 साल का ही था ये। ठीक है। इसने देवल पर अधिकार भी कर लिया कसीमा। ठीक है। करने के पश्चात सिंध में प्रवेश किया, ये सिंध में भी घुस गया। जब ये सिंध में घुसा तो युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध? राबोर का युद्ध। ठीक है। अब ये युद्ध किसके बीच में हुआ दोस्तों? ये युद्ध हुआ कासिम, ठीक है, कासिम और राजा दाहिर के बीच। ठीक है। राजा दाहिर से तो होना ही था क्योंकि मुंह पे जवाब दे दिया था इसने हज्जाज को। तो हज्जाज गरमा गया था। पहले 2 लोगों को भेजा, वो बेचारे संभाल नहीं पाए, फिर कासिम आया। अब राबोर का युद्ध जो था वो 712 ईस्वी में होता है। ठीक है। राबोर नामक स्थान पर, इसीलिए इसको राबोर का युद्ध कहा जाता है। तो जो युद्ध होता है कासिम और दाहिर के बीच में, इस युद्ध में परिणाम स्वरूप दाहिर की पराजय होती है और मार दिया जाता है। ठीक है। कासिम क्या करता है? दाहिर को हराकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जो दाहिर का पुत्र रहता है जयसिंह, उसको पराजित करके सिंध की राजधानी आरोर पर अधिकार कर लेता है। कौन? कासिम। ठीक है भैया। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की यह सफल विजय हुई। मोहम्मद बिन कासिम 713 में मुल्तान पर आक्रमण करके, ठीक है, 713 में वो मुल्तान पर आक्रमण करता है और यहां से दोस्तों मुल्तान से खूब सारा पैसा धन लेकर जाता है। ठीक है। इसीलिए वो मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर रख देता है। ठीक है। स्वर्ण नगर रख देता है क्योंकि वहां से काफी धन ले जाता है मुल्तान से। ठीक है। तो नाम बदल देता है। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का यही अंतिम आक्रमण था। ठीक है। जो मुल्तान पर अधिकार किया ना, यही मोहम्मद बिन कासिम का लास्ट आक्रमण था। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। चचनामा ग्रंथ के अनुसार 715 में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। ठीक है। 715 में कहा जाता है चचनामा के अनुसार कि जो कासिम था उसकी मौत हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय उम्मैद वंश के खलीफा अल वालिद थे। ठीक है। उसकी मौत के समय खलीफा सुलेमान था। ये एग्जाम से पूछे जाते हैं कि कौन किस समय खलीफा था। घटनाओं की चर्चा के दौरान आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अब बात करेंगे कि जो अरबियों ने आक्रमण किया भारत पर, उस आक्रमण से भारत को क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर उसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो दोस्तों इफेक्ट ये पड़ा कि अरबियों ने भारत में दिनार, ठीक है, दिनार नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। दिनार नामक एक स्वर्ण सिक्का था जिसका प्रचलन अरबियों के द्वारा ही किया गया। ठीक है। भारतीय साहित्य का भारतीय विद्वानों के सहयोग से अरबी भाषा में अनुवाद कर अध्ययन किया गया। ठीक है। अरब के लोग जो थे वो कुछ भारतीय साहित्य को, जो ग्रंथ थे जो भारतीय थे, उनका अरबी में अनुवाद कर अध्ययन किया गया। ठीक है। जैसे ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, चरक की चरक संहिता। तो ये सभी जो ग्रंथ थे ना दोस्तों, ये ग्रंथों का जो अरबी थे उन्होंने इन भारतीय ग्रंथों को अनुवाद किया, किसमें? अरबी भाषा में, और उसको पढ़ा अरब के लोगों ने। देखिए क्या क्या दिया, दिनार नामक स्वर्ण सिक्के और कुछ ग्रंथों का अनुवाद करवा के उसको पढ़े ये लोग। अरबियों ने सबसे पहले सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति
अरबियों द्वारा किया गया और हिंदी से ही, इसी हिंदू से ही भारत को हिंदू अथवा हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है। भारतीय अंक पद्धति एवं दशमलव पद्धति को अरबियों ने हिंदुस्तान से सीखा। ठीक है। और उसका नाम हिंदजा रखा, जबकि यूनानियों ने भारतीय अंक पद्धति और दशमलव पद्धति को अरबियों से सीखा। ठीक है। और उसका नाम अरेबिक न्यूमेरल्स रखा। तो देखिए, पहला तो जो पैराग्राफ है ना, इसमें ये बताया गया है कि अरबियों ने क्या भारतीयों को दिया। दूसरे में ये बताया गया है कि अरब वालों ने क्या भारत से सीखा। तो भारत से उन्होंने ये सीखा कि जो अंक पद्धति और दशमलव पद्धति है, ये भारत से सीखा। उसके बाद उसका नाम उन्होंने वहां पर ले जाकर दूसरा कुछ रख दिया। ठीक है। उसका नाम दशमलव पद्धति को अरबियों ने हिंदुस्तान से सीखा और उसका नाम हिंदजा रख दिया। ठीक है। उसके बाद यही अरबियों ने यही पद्धति यूनानियों को सिखाया और यूनानियों ने उसका नाम अरेबिक न्यूमेरल्स रख दिया। ठीक है। अब एक दृष्टि हम डालेंगे जजिया कर के ऊपर। दोस्तों, जजिया क्या था? जजिया एक प्रकार का कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह कर सबसे पहले शुरू करने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। 712 में इसने स्टार्ट किया। दोस्तों, इस कर को ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों, अपाहिजों, साधु संतों से नहीं लिया जाता था, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं से ये कर लेते थे। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम 1376 में ब्राह्मणों को जजिया कर को लागू किया। ठीक है। फिर ब्राह्मणों से तो नहीं लिया जाता था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने लागू किया। ठीक है। 1376 में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर। ठीक दोस्तों, जजिया कर को ना लेने वाला पहला मुस्लिम था जैनुल आबदीन। ठीक है। जैनुल आबदिल जो था, वो जजिया कर नहीं लेने वाला पहला मुसलमान था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गैरूगू जजिया कर ना लेने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है। दक्षिण भारत में जो था ना, अलाउद्दीन बहम शाह, ये जजिया कर ना लेने वाला पहला मुस्लिम था। ठीक है। दोस्तों, 1564 में अकबर ने जजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अकबर जब शासन की गद्दी पे बैठे भैया, तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जो औरंगजेब था, जो बहुत ही क्रूर शासक था, इसने 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू कर दिया। उसके बाद 1704 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर जजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने कर को तो लगाया, लेकिन बाद में दक्षिण भारत में इस पर भी प्रतिबंध उसने लगा दिया। दोस्तों, उत्तरकालीन मुगल बादशाह जो थे फर्रुखसियर, उसने 1713 में जजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन 1717 में फर्रुखसियर ने फिर से जजिया कर को प्रारंभ कर दिया। देखिए, एक बार तो फर्रुखसियर बंद करते हैं 13 में, 17 में फिर से चालू कर देते हैं जजिया कर लेना। उसके बाद फाइनली एकदम लास्ट स्टेप में 1720 में रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह जो आते हैं, इन्होंने बड़ा नेक काम किया, जो जजिया प्रथा का पूरी तरह से भारत में अंत कर दिया। ठीक है। दोस्तों, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ये भारत में जजिया प्रथा का अंत कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करिए डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन को, और इस चैनल को कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।